जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर विथ जीके के साथ अगली कड़ी में बात करेंगे। दोस्तों हम आपके लिए उसी कंटेंट को तैयार करते हैं जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जाएं या आगामी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आज का पहला टॉपिक है या पहला जो करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, वो है कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसको हम FSSAI बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने जो है हिमालयी याक, जो हिमालय के याक हैं, ठीक है, उनको खाद्य पशु के रूप में घोषित किया है, यानी मंजूरी प्रदान की है। यानी खाद्य पशु का मतलब ये हो गया कि इनसे हम दूध भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और बाद में इनके मांस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हिमालयी याक जो है उसको हम खाद्य पशु के रूप में यूज कर सकते हैं। ये किसने स्टैंडर्ड प्राप्त किया, अथॉरिटी किसने दिया इसने, ठीक है, FSSAI, जिसको हम फसाई बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो तिब्बती बैल होते हैं, जो हिमालयी याक होते हैं, ये किस प्रजाति या जनजाति के होते हैं, बोवाइन जनजाति के होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब बात करते हैं कि ये FSSAI है क्या। ठीक है, तो FSSAI ये है कि ये जो खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल करती है। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी कंटेंट या कुछ भी जो उसमें अवयव है वो ज़्यादा ना होने पाए, जिससे मनुष्य के ऊपर कोई भयानक परिणाम या रोग में ना बदलने पाए, उसके ऊपर ये कंट्रोल करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, कुछ वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कंपनी है नेस्ले। ठीक है, ये क्या बनाती है, मैगी को बनाती है। किसको बनाती है, मैगी को बनाती है। ठीक है, और नेस्ले कंपनी मुख्यतः है कहाँ की, अर्जेंटीना की है। ठीक है, सॉरी स्विट्जरलैंड की है। ठीक है। अच्छा दोस्तों अब क्या हुआ था, कुछ वर्ष पहले की अगर बात करें तो मैगी में सीसा का मात्रा, लेड का मात्रा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट में मैगी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये मैगी जब पुनः वहाँ उस देश में गया और उसमें जो कंटेंट होता है सीसा का, वो जब एक्यूरेट हुआ तब जाके मार्केट में इसका फिर से प्रचलन हुआ। ठीक है दोस्तों, बातें स्पष्ट है दोस्तों। अगली कड़ी में हम अगर बात करें तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संघ होता है, हर वर्ष कुछ ना कुछ अपना एक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है। तो 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। और बाजरा क्या है, सुपर फूड है। बाजरा क्या है, सुपर फूड है। अच्छा, इस बाजरा के लिए भारत जो है लगातार 2018 से प्रयास कर रहा है। यानी भारत के लगातार 2018 के प्रयास से सन 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसने घोषित किया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। और बाजरा क्या है, एक सुपर फूड है। अब जानते हैं बाजरा क्या है, मोटे अनाज। कितना क्या है, मोटा अनाज। और मोटा अनाज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, राजस्थान आगे है। कौन सा है, राजस्थान आगे है। ठीक है दोस्तों, बात स्पष्ट हो गया। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, तो एक उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो है अभी हाल ही में, ठीक है, यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची को जारी करता है। ठीक है, अभी हाल ही में यूनेस्को, ठीक है, अभी हाल ही में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाएगा यूनेस्को भारत और अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन हुआ कहाँ। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो उसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय या गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन जो हुआ है वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हुआ है। और किसने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ लिया कि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसके किस स्थान पे है, तो नोएडा में है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो यूपीपी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। ठीक है। अच्छा, यह बताइए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे है, गोरखपुर में है। गोरक्षनाथ मंदिर कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल, ठीक है, जो कहाँ की रहने वाली हैं, गुजरात की रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करते हैं दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, दीपावली के आसपास आपने देखा होगा, इन्होंने रोजगार मेले का जो है शुभारंभ किया और जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया। क्या किया? जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया, ठीक है। तो इसका 2 चरण हो चुका है, ठीक है, प्रथम चरण और दूसरा चरण। तो प्रथम चरण के तहत इन्होंने 75,000 ठीक है जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया, जबकि दूसरे चरण के तहत इन्होंने 71,000, कितना? 71,000 जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने, ठीक है, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, रोजगार मेले के तहत पहले चरण में कितने हजार लोगों को जो है जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया? तो 75,000, जबकि दूसरे चरण के तहत कितने लोगों को? 71,000 को, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, मनरेगा का नाम सुना होगा, ठीक है, मनरेगा, ठीक है दोस्तों। तो मनरेगा में, ठीक है, सुधार के लिए एग्जाम में बहुत आएगा, मनरेगा योजना में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई, बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अमरजीत सिन्हा। मनरेगा योजना में सुधार के लिए अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यानी अभी भी अगर मनरेगा में कुछ सुधार की संभावनाएं हैं, ठीक है, बजट से लेकर के, श्रमिकों से लेकर के, उनके वेतन भत्तों से लेकर, वेतन से लेकर के, ठीक है, जो इसमें काम करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए किसकी समिति बनाई गई है? मनरेगा योजना में सुधार करने के लिए किसकी समिति बनाई गई है? उनका नाम है अमरजीत सिन्हा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए मनरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2005 में, 23 अगस्त 2005 में, जबकि ये अधिनियम लागू कब से हुआ है? ठीक है, 2006 से, ठीक है, बातें स्पष्ट हो गया। आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, हाल ही में जल जीवन मिशन सूचकांक 2022 जारी किया गया। जल जीवन मिशन सूचकांक 2022 जारी किया गया दोस्तों, और इसमें पूरे भारत का सबसे उत्कृष्ट जिला कौन है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो प्रथम स्थान पाया। यानी जल जीवन मिशन के तहत सबसे अच्छा कार्य किसने किया है? उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह, ठीक है, इनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 100% नल जल से युक्त हो गया, यानी जहां पर 100% टोटी लग चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, भारत का वह कौन सा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% नल जल से, ठीक है, नल जल से युक्त हो गया है? तो ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी था जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, यानी इस पे सार्वजनिक का मतलब हो गया सरकारी कंपनी, जिसने अपना नाम बदल लिया है। तो जिसका नाम था पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, जिसको POSOCO पोसोको बोल सकते हैं, पोसोको ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बिजली उपक्रम की एक कंपनी है, ठीक है, और ये सार्वजनिक उपक्रम की एक कंपनी है। सार्वजनिक मतलब इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है? भारत सरकार का है, ठीक है। तो इसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? ग्रिड कंट्रोलर। बस अपने दिमाग में यही याद करना है, ग्रिड कंट्रोलर। पोसोको से इसका नाम क्या हो गया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, और वर्तमान इसके हेड कौन है? KVS बाबा इसके हेड हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आसियान का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट का मतलब होता है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ा हो तो उसमें ये जाना होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो साउथ ईस्ट का मतलब ऐसे देश जो एशिया के साउथ और ईस्ट में है, ठीक है, उन्हीं देशों का ये क्या है? ठीक है, एक समूह है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत पूछा जाता है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वह इंडोनेशिया जहाँ पर हाल ही में G20 का 2022 का सम्मेलन हुआ, और किस शहर में हुआ था? बाली,
इंडोनेशिया के बाली शहर में, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली शहर में, ठीक है। तो पहले दोस्त इसमें कुल कितने सदस्य देश थे? 10 थे। कंबोडिया था, वियतनाम था, ब्रुनेई था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, लाओस था, थाईलैंड था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और म्यांमार था। तो हाल ही में इसका 11वां देश जो बना है वो पूर्वी तिमोर बना है। कौन बना है? पूर्वी तिमोर बना है। आपको 10 देशों का नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये पूछेगा हाल ही में आसियान का 11वां देश कौन बना सदस्य के रूप में, तो आप क्या बोलेंगे? पूर्वी तिमोर। अच्छा, अभी जो है इसका 19वां सम्मेलन 2022 वाला, यानी आसियान का जो है 19वां सम्मेलन 2022 वाला हुआ है। ये कहाँ हुआ है? नाम पेन, या नोम पेन बोला जाता है, ये कंबोडिया में है। कंबोडिया के एक शहर है नोम पेन, वहाँ पर ये इसका सम्मेलन हुआ, ठीक है। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा भारत का नाम नहीं है, क्योंकि भारत जो है ना एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, साउथ एशिया में है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बातें आगे दोस्तों अगला बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से तथा भारत की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया कि FSSAI फसाई जो होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, अभी हाल ही में 2 स्टेशनों भोपाल स्टेशन और प्रयागराज स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया। यानी ये दोनों ऐसे स्टेशन हैं जहां पर आपको खाना सुव्यवस्थित ढंग से, स्वच्छता की दृष्टिकोण से, मानक पैमाने पर बहुत खरा है, इसलिए इन्होंने ईट राइट स्टेशन की घोषणा किया और 4 सितारा का प्रमाण पत्र दिया, यानी 4 स्टार, ठीक है, 4 स्टार इसको रेटिंग मिला है इन दोनों स्टेशनों को, और ईट राइट स्टेशन का इनको प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, ये जो प्रयागराज स्टेशन है उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है, तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन कौन सा है जिसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? वो कौन है? प्रयागराज, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद, ठीक है। और यहीं पर भारत का उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय स्थित है, जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इसका खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश भारत का वह कौन सा उच्च न्यायालय है जहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो कहाँ पर है? ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैटर भी यहीं आता है। और उत्तर प्रदेश वैसे भी जानते हैं पूरे भारत में पहला राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जो अब लगभग 23 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, क्योंकि अभी 2021 का जनगणना रिपोर्ट नहीं आया है। जब ये आएगा, ठीक है, तो हम चीन को भी पछाड़ देंगे उस समय, और हमारा जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या पहले लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, अब वो 23 करोड़ के आसपास हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है, बिम्स्टेक, ठीक है बच्चा, बिम्स्टेक की बात करेंगे। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल, यानी ये बिम्स्टेक जो ग्रुप बना हुआ है, ये ऐसे देशों का ग्रुप है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, ठीक है, तो उन्हीं को बोला गया बिम्स्टेक, ठीक है। तो ये एग्जाम पे इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया? एग्जाम में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अभी बिम्स्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 2022 का, ये अपने दिल्ली में किया गया है, ठीक है, ये कहाँ किया गया? भारत में किया गया, ठीक है। कृषि मंत्री स्तरीय बोलेगा, बिम्स्टेक के कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? भारत में किया गया। अब थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ है? 1997 में। बस इसका मुख्यालय आप याद करिए, यही पूछा जाता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, जबकि आसियान का मुख्यालय कहाँ था? जकार्ता, ठीक है। अच्छा, इसमें सदस्य के देश के रूप में देखें, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है। अब इन देशों को आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद सकते हैं, बी फॉर, ठीक है, भूटान और बांग्लादेश, बी फॉर 2 देशों को इसमें निकाल लीजिए, बी मतलब भूटान और बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, ठीक है, एम फॉर म्यांमार, ठीक है, यस फॉर श्रीलंका, यस फॉर श्रीलंका। तो 5 देश ऐसे हो गए। अब नेपाल और थाईलैंड को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, नेपाल और थाईलैंड को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, या थाईलैंड, टी फॉर थाईलैंड के लिए बस नेपाल को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इसका 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में हुआ। तो पूछा जाएगा बिम्स्टेक के 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। तो 2022 का सम्मेलन याद रखिए, इसका मुख्यालय याद रखिए, ठीक है, और इसके सदस्य देश कितने हैं वो, और इसके मंत्री स्तरीय का बैठक कहाँ पे हुआ इस बार, वो आपको याद रखिए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है। 22वें विधि आयोग के प्रमुख, ठीक है, किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। 22वें विधि आयोग का प्रमुख किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी को। याद करिएगा, ये विधि आयोग कैसा है? एक सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जो संसद के, ठीक है,
जो संसद के अधिसूचना द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो संवैधानिक और सांविधिक में थोड़ा सा अंतर है। संवैधानिक क्या होता है, एक प्रॉपर बहस होगा, उसको चर्चा कराया जाएगा, फिर उस पर जाकर के राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तो वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और सांविधिक निकाय क्या होता है, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि केवल ये अधिसूचना द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जबकि 15वें वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल कितना होगा, 2020 से 2025 तक। ठीक है, कौन अध्यक्ष हैं, एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह। इनका पूरा नाम क्या है, नंद किशोर सिंह। इनका पूरा नाम क्या है, नंद किशोर सिंह। दोस्तों एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी आपने सुना है EWS, ठीक है, जो चर्चा का विषय भी रहा। ठीक है, 10% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3-2 से पारित कर दिया। बोला कि ठीक है, EWS का जो 10% आरक्षण है वो बना रहेगा। ठीक है, तो बोला जाएगा कि हाल ही में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग वाले हैं, उनके लिए 3000 से अधिक फ्लैटों का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में एक स्थान है कालकाजी। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पूछा जाएगा EWS के लिए 3000 से अधिक आवासीय फ्लैटों का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली के कालकाजी में किया गया। ठीक है, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, फिर से आएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो एक हवाई अड्डा था जिसका नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर में। तो पहले इसका नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम बदल के डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया। डोनी का मतलब होता है सूर्य, पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगर आपसे पूछे दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो जापान में होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए जापान को सूर्योदय वाला देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि भारतीय सेना और चीन की PLA, ठीक है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको PLA बोला जाता है, इनके बीच में कहाँ टकराव हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है, उसका नाम है तवांग घाटी। उसका नाम क्या है, तवांग घाटी। तवांग घाटी वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों हो, क्योंकि यहाँ से करंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में ठीक है टकराव की स्थिति बनी, और जिसमें चीन की सेना को भारतीय सेना ने बहुत प्रबल रूप से पीछे ढकेल दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूपी का पहले से एक चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, तो वह जिला अपने किसी खास उत्पादन के लिए जाना जाएगा। तो उसी की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट का योजना शुरू किया, किसने किया, शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, यानी कुल मिला के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूर देने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है, मेघालय। ठीक है, मेघालय कौन सा है, मेघालय है। देखो दोस्तों, इस पे इसलिए बात करते हैं कि जब से कोरोना हुआ है, आपने सुना होगा कि लोग का मानसिक हालत तब से सही नहीं है, क्योंकि महंगाई की मार अलग से पड़ गई और लॉकडाउन भी लग गया, इनकम भी नहीं हो पाया। तो इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है, मेघालय। कौन सा है, मेघालय है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा पहला पूर्वोत्तर राज्य है जिसने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल करने के लिए अपनी नीति को मंजूरी दिया है। यानी इसमें क्या होगा कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक देखभाल के लिए कुछ न कुछ सरकार पहल करेगी। ठीक है, समझ आएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, असम सरकार ने PG के छात्रों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं उनको हर माह 1000 रुपये, ठीक है, वजीफा देगी, स्कॉलरशिप के रूप में देगी। ठीक है, असम सरकार जो PG के छात्र हैं उनको प्रति माह 1000 रुपया, ठीक है, वजीफा देगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर माह दे रहा है, यानी साल का 12,000। ठीक है, अगर 2 साल का PG कोर्स है, ठीक है, तो उसमें कितना पाया जाएगा, 24,000 पाया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी व्यवस्था है ये असम सरकार। असम सरकार वर्तमान में चर्चा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या इसी को NRC बोला जाए, कि सबसे पहले लागू करने वाला भारत का राज्य कौन है, असम ने ही लागू किया। ठीक है, और इसी के बाद विवाद मच गया, इसलिए जो है अभी अन्य राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिहैब परियोजना, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नैनीताल में किया गया है।
ठीक है, नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, अब रिहैब का पूछा जाएगा क्या है? मधुमक्खियों का पालन करके मानव और हाथियों के टकराव को कम करना। ठीक है, रिहैब परियोजना के तहत क्या होगा कि आपने सुना होगा कि जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हाथी भी होती है, हाथी विरासत पशु भी है। तो कभी-कभी ये हाथी निकल करके गाँव की तरफ आ जाते हैं, और जब ये गाँव की तरफ आते हैं तो मानो कि बस्तियों में तोड़-फोड़ करना, ये करना। तो इसके लिए एक परियोजना शुरू किया गया जिसका नाम है रिहैब। रिहैब के तहत क्या होगा कि आप मधुमक्खी का पालन किया जाएगा। जब हाथियों का गाँव पे अटैक किया जाएगा तो इन मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाए, और ये मधुमक्खियाँ जा करके हाथियों पे, ठीक है, अटैक करेंगे, जिससे ये हाथी पुनः अपने जंगल में चले जाएँगे। यानी मधुमक्खियों का पालन करके मानव और हाथियों के टकराव को कम करने के लिए, ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने एक रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे किया है? नैनीताल में। वही नैनीताल जहाँ पे क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क था और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर गंगा जल परियोजना। ठीक है, इसका ये कौन सा राज्य चला रहा है? बिहार राज्य चला रहा है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर जिले से। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। वहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की, या योजना की शुरुआत की? तो बिहार गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, संगाई महोत्सव पूछा जाएगा। ठीक है, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो संगाई महोत्सव जो है मणिपुर का है। कहाँ पर है? मणिपुर का। तो पूछ लिया जाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संगाई महोत्सव में, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान को। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है? दोस्तों एक बात और जानना चाहिए, मणिपुर में एक झील है, उसका नाम है लोकटक। क्या है? लोकटक। और यहीं पर विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? केबुल लाम जाओ। केबुल लाम जाओ। ठीक है, पूछा जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले में पुलिस आयुक्तालय की स्थापना की गई। ठीक है, कमिश्नरेट की स्थापना की गई है, पुलिस आयुक्तालय की स्थापना की गई। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सन 2020 में, ठीक है, 2 जिलों में ये कमिश्नरेट को व्यवस्था की गई थी। पहला था लखनऊ और दूसरा था गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 7 जिलों में कमिश्नरेट यानी पुलिस आयुक्तालय की स्थापना कर दी गई है। तो 2020 में कौन कौन किस में किया गया था? लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में। 2021 में कहाँ पे? कानपुर और वाराणसी में। जबकि 2022 में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के 7 ये जिले हैं जिसमें से क्या है? पुलिस आयुक्तालय की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो ये आप कुछ करंट अफेयर था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने चर्चा किया, और आई होप कि आप इस पर अच्छी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे, और आप बखूबी इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपका एक विरासत है, और आपके लिए कभी भी एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर कहीं भी कुछ त्रुटि हो जा रही है हमसे तो उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम भी इंसान हैं और मैं उस त्रुटि को सुधारूंगा। जय हिंद, जय भारत।